औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक साफ बाबरकत नाम के साथ, जो बेशक मेरा और पूरी कायनात का रब है, हर चीज़ का खालक मालक राज़िक है, राफ़े है, रहीम है, करीम है, गफूर और रहीम है, या ज़ुल जलाल वल इकराम है, या हय्यो या क़य्यूम है, रब्बुस समावाति व मा फिल अर्द है, हर चीज़ का कादर है, OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, और वाहदहु ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं, अपनी क्वालिटीज़ में, अपनी खूबियों में यकताई रखता है और हर चीज़ पे कादर है। हज़ारों करोड़ों लामतनुही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो कायनात के लिए मसीहा हैं। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। इसके साथ मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, और आपकी ज़िंदगी में हर उस कामयाबी के लिए, हर उस नेक ख्वाहिश के लिए जो आपके दिल के, आपकी रूह के हज़ारों पर्दों के अंदर छुपी हुई है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ गो हूँ, या अल्लाह इस घड़ी के सदके, इस लम्हे के सदके, अपनी रुबूबियत के सदके, अपनी कायनात के सदके मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं उसी तरह कबूल फरमा ले जिस तरह हम मांग रहे हैं, और हमें कायनात में सोए अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना रख। आमीन सुम आमीन। Gentlemen, we are starting the lecture 10. Right from before starting the lecture 10, as usual I would like to drop a message for you all. Message है, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. मदर टेरेसा की saying है कि जो काइंड वर्ड्स होते हैं, प्यार के बोल होते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं, अखलाक के बोल होते हैं, ये छोटे और इजी होते हैं, और इनकी इको जो है, जिनकी इको है वो लाइफ टाइम साथ रहती है। तो जो अल्फाज हैं, जो अखलाक है, मुझे किसी मिलने वाले ने अच्छा बताया था कि जिस तरह मिलने के अदाब होते हैं उस तरह बिछड़ने के भी अदाब होते हैं। मैं अपने किसी लेक्चर में पहले भी आपसे शेयर की थी, एक शेर एक बुजुर्ग का पंजाबी में है, मैं उसको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। दुनिया उत्ते रख फकीरा इंज तू अपना बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा इंज तू अपना बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी छड़ जावे ते रोन। यानी यू शुड बी लिविंग योर लाइफ लाइक दैट कि व्हेन यू आर विद द पीपल आर कंफर्टेबल विद यू, एंड वंस यू लीव द पीपल मिस यू ड्यू टू योर कंडक्ट। तो अल्लाह के प्यारे नबी से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह हम में से बेहतर कौन है, इंसानों में से, मुसलमानों से बेहतर कौन है? आपने कहा, मफहूम है हदीस शरीफ का, कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ करे, आपने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा है। एक और हदीस शरीफ का मफहूम मुझे याद आ रहा है, जिसका मफहूम यह है कि अच्छे अखलाक, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले लोग, अच्छे अखलाक से मुराद जो अच्छे अल्फाज यूज़ करेंगे, वो काइंड वर्ड्स यूज़ करेंगे, कर्टियस वर्ड्स यूज़ करेंगे, वही अच्छे अखलाक के लोग होंगे। तो अच्छे अखलाक के लोग एक दिन क़यामत के दिन उन लोगों के बराबर खड़े होंगे जो रात को तहज्जुदें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं। यानी ह्यूमैनिटी के साथ जो इंटरेक्टिव मैनेजमेंट है, जो हमारी बिजनेस, जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें किसी के लिए हकारत ना हो, हमारी बात में एरोगेंस ना हो, हमारे लहजे में तकब्बुर ना हो, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है। मालिक खालिक कर सकते हैं, हम तो उसकी अदना सी मखलूक हैं जो नॉन ईगोइस्टिक हैं। सेल्फ नेगेशन इसके लिए ज़रूरी है, अपनी सेल्फ जो है, अपने नफ्स को मारना इसके लिए ज़रूरी है। मैं इंग्लिश में इसका टर्म यूज़ करता हूँ, सेल्फ नेगेशन। और ईगो मारना ज़रूरी है। मैं जिसको कहते हैं ईवल है, ये ईगो, मैं की वजह से इब्लीस शैतान बन गया, तकब्बर की वजह से इब्लीस शैतान बन गया, बेअदबी की वजह से इब्लीस शैतान बन गया। तो सिंस वी आर एकेडमिया पीपल, मैं भी स्टूडेंट हूँ सोशल साइंसेज का, मैनेजमेंट का, ह्यूमैनिटी का, कम्युनिटी का, आप भी स्टूडेंट हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू एंड अर्ज यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए कलीग, एज ए प्रोफेसर, कि प्लीज़ लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ टू अ लैंग्वेज ऑफ सॉफ्टनेस, लैंग्वेज ऑफ लव, लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिविटी, थॉट रूट ऑफ पॉजिटिविटी। हम जब बात करें तो प्यार के फूल जड़ें, हम जब बात करें तो हमारी बात के लहजे से लोग उसकी तरफ इम्प्रेस हों, हमारे लहजे में, हमारी लुक में, हमारी नज़रों में, हमारे पहनावे में, हमारे कंडक्ट में, हमारी बातचीत में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में
अल्लाह बचाए, कभी भी उसमें तकब्बर, गुरूर और एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तकब्बर मेरे रब को बहुत नापसंद है। जिसने तकब्बर किया वो ज़मीन में मिट गया, जिसने आजी इख्तियार की अल्लाह ताला ने उसको और इनायत किया। सो एज ए स्टूडेंट आई वुड अर्ज यू कि प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दिस, कि लेट्स डिसाइड एंड पास दिस रेजोल्यूशन। मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट की थी, लेट्स पास अ वेरी वेरी पॉजिटिव रेजोल्यूशन इन आवर लाइफ्स, कि हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जब भी कम्युनिकेशन करेंगे पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे, इखलाक वाली कम्युनिकेशन करेंगे। जिस कम्युनिकेशन में, जिस बातचीत में किसी के लिए एम्बेरसमेंट, किसी के लिए मजाक, किसी की दिल आज़ारी हो, तो वो नहीं करेंगे। मैं जब आपसे दिल आज़ारी की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक और बुजुर्ग की सेंग याद आ रही है। आपने कहा टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ रहिंदा, टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ रहिंदा, पर बंदे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रहिंदा। प्लीज डोंट क्रश द इमोशंस ऑफ पीपल। लोगों के दिल ना तोड़ें, बी वेरी चॉइसफुल। लोगों फॉर द सेक ऑफ इट लोगों का मजाक ना उड़ाएं। क्या पता किस दिल के अंदर कौन सा रब, किस दिल के अंदर मेरे रब इज़्ज़ुल जलाल के क्या क्या बसेरे हैं, मेरे रब कायनात ने दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर क्या दुआ निकल रही है, वो क्या सोच रहा है, और कौन सा बंदा किस स्ट्रेस में अल्लाह के ज्यादा करीब है जहां। और एक तकब्बर करने वाला आदमी, एरोगेंट आदमी, गुरूर वाला आदमी मेरे रब को कतन पसंद नहीं। तो लेट्स, जो हमसे छोटे हैं हम उनको एजुकेट करें कि बेटा अपने लहजों में अदब का पैमाना रखें, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के आपको एक टिप देता हूँ, वो टिप इज अ सक्सेस की। मैं इसको सक्सेस की कहता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जानने वाले इसको जानते हैं। आई ऑलवेज अर्ज एंड आई ऑलवेज इनकरेज दिस फॉर गॉड सेक, अल्लाह और उसकी रजा के लिए, और अबव ऑल अपनी कामयाबी के लिए अपने पेरेंट्स की दिल से खिदमत करें, दिल से, नॉट टू शो एनीबॉडी, अल्लाह को हासिल नाज़र जान के। आप देखिएगा कि इस दुनिया में भी और लाइफ ईयर आफ्टर में, एज ए एंटरप्रेन्योर में आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी अल्लाह ताला इसको हमेशा कामयाबी से भर देंगे। सो अगर मैं अपने इस बातचीत को, मैसेज को कंक्लूड करूँ तो इट कवर्स 3 एरियाज। 1 एरियाज कर्टसी, मैनर्स, अखलाक, वर्ड्स ऑफ काइंडनेस रखें। 2 रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स लाइक एनीथिंग, साफ नीयत के साथ उनका दीदार करें, उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें। इंशाल्लाह यू विल गेट एंडलेस, आपकी सोचों से ज्यादा अजर मिलेगा इंशाल्लाह। thirdly, अपने छोटों को, अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन वाले लोगों को समझाएं। एरोगेंस, तकब्बर, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, और वो बॉडी लैंग्वेज रखें जिसमें सेल्फ नेगेशन हो और जिसमें तकब्बर का एलिमेंट ना हो, ह्यूमैनिटी और कम्युनिटी की वेलफेयर हो, और लोगों की बातों पे, गुनाहों पे, चीज़ों पे पर्दा डालें, अल्लाह पे कामों पे पर्दा डालेगा। 4th एंड अबव ऑल, बी अ पॉजिटिव माइंडेड फ्रूटफुल सिटीजन टू दी ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी। विद दिस प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैनेजमेंट का we start the lecture 10. Before we move further, we'll just have a glance on the summary of previously covered things. Productivity indices helps us to evaluate economic performance and the quality of social and economic policies. Productivity quality of social और economic policies को evaluate करने में help करती है. Productivity analysis helps identify factors affecting income and investment distributions, उस पे help करती है. In an enterprise, productivity measured to help analyze effectiveness and efficiency, effectiveness और efficiencies को इसको measure करने को encourage करती है, और it helps us to improve the system also. Performance and productivity पे बात हुई थी, public and private organization पे बात हुई थी, और some reasons for performance हुई थी, और major परफॉर्मेंस चैलेंज जो थे, जो स्टेक होल्डर्स के चैलेंज थे, ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंज थे, प्रोजेक्ट्स के चैलेंज थे, लोगों के चैलेंज थे, वो थे। अभी अ वेरी क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल पे बात करेंगे हम। क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल अप्रोच, इसको QPA भी कहा जाता है, दिस नोन एज क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल। अच्छा, इसके नीचे इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच है, इंटीग्रेट की जाती है जो परफॉर्मेंस ऑडिट भी उसमें आ जाता है, इट इज दिस नोन एज इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच। इट इंक्लूड्स डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कवरिंग अ होल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज QPA? क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल अप्रोच क्या है?
नंबर 1 ये इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच है जिसमें सारे ऑडिट्स किए जाते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, कम्पिटिटिव के लिहाज से एंड अदर थिंग्स। और दूसरी इट इंक्लूड्स डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कवरिंग अ होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे फोकस करती है। पर्पस क्या है QPA का? विल कॉल इट क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल का पर्पस क्या है, इस पे फोकस करते हैं। टू आइसोलेट प्रॉब्लम एरियाज एंड आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। नंबर 1 जो मेन पर्पस इसका किया जाता है, टू आइसोलेट प्रॉब्लम एरियाज। सबसे पहले तो प्रॉब्लम एरियाज को ये आइसोलेट करती है, साइड पे कर देती है, एंड देन आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। सिमिलरली इट आइडेंटिफाइज द प्रायोरिटी एरियाज के कौन से एरियाज को इम्प्रूव करके हम बेहतर तरीके से चल सकते हैं। सेकंड इज टू एस्टैब्लिश प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए PI बनाती है जिसको प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स कहते हैं हम। प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स को फोकस करती है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल्स के? नंबर 1 कंपोनेंट इज कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको CPA कहा जाता है, कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। सेकेंडली क्वालिटेटिव असेसमेंट है, ये दूसरा है इसका कंपोनेंट। और तीसरा है इंडस्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका तीसरा कंपोनेंट है। सो QPI जो है क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 1 इज कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको CPA कहते हैं हम। सेकंड इज क्वालिटेटिव असेसमेंट, जो क्वालिटेटिव असेसमेंट कहते हैं। एंड थर्डली इज इंडस्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के तौर पे याद रखा जाता है। राइट, इफ यू सी ऑन द व्यू फाइल के एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री और क्वालिटेटिव एरियाज हैं इनके रिलेशनशिप क्या है। आप अगर एक्सटर्नल से आते हैं तो एक्सटर्नल एरिया से आप इंटर होते हैं, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। जब इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है तो वो उसके बाद कंपनी परफॉर्मेंस CPA और साथ ही क्वालिटेटिव असेसमेंट भी हो रही होती है जो इंटरनली कंपनी का आ रही होती है। और फिर प्रायोरिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट वो भी आइडेंटिफाई होते हैं। ये जो प्रायोरिटी एरिया हैं ये इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट के बाद इकट्ठे मर्ज होते हैं। कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जिन पे हमने फोकस करना है। कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल it involves analyzing specific profitability and productivity ratios derived from the financial statements। जो भी financial statements हों उनके एनालिसिस को ये इन्वॉल्व करती है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी रेशियोज ड्राइव फ्रॉम द फाइनेंशियल, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी की जो रेशियोज हैं उससे ये मर्ज होती है। दूसरा, इन कंडक्टिंग CPA, जो CPA जब कंडक्ट होता है, दिस इज नॉट कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं हम इसको। 2 मेन कंपैरिजंस हैव टू बी मेड, 2 मेन कंपैरिजंस को बनाया जाता है बिटवीन करंट परफॉर्मेंस एंड प्रीवियस बेस परफॉर्मेंस, के करंट परफॉर्मेंस और प्रीवियस परफॉर्मेंस के दरमियान उस रेशो को देखा जाता है। सेकेंडली, बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, डिजायर मीन टारगेट क्या रखा होता है, मेरी गोल सेटिंग किधर थी, कहाँ मैंने गोल सेट किया था, इमेज क्या था, कहाँ मैंने अपनी गोल सेटिंग की थी कि मेरी इतनी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए और मैंने ऑन ग्राउंड क्या परफॉर्म किया। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट वैल्यू कंपेयर्ड विद द चेंज इन इनपुट वैल्यू। जो आउटपुट और इनपुट वैल्यू के दरमियान चेंज है उस रेशो को, उस चीज को हम प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से याद करते हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज द चेंज बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट इन यूनिट प्राइस। यानी प्रोडक्टिविटी इज द चेंज बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट इन पर यूनिट प्राइस। ऑल्सो इन सम केसेस इट इज नोन एज चेंज इन यूनिट कास्ट, जो यूनिट कास्ट में चेंज आती है वो भी है। परफॉर्मेंस रेशियोज कौन कौन सी हैं? परफॉर्मेंस रेशियोज में परफॉर्मेंस रेशियोज आर क्लासिफाइड एज चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में जो चेंज हो। सेकंड इज चेंज इन प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी में चेंज हो। एंड थर्डली चेंज इन प्राइस रिकवरी, जो प्राइस रिकवरी में चेंज हो। तो परफॉर्मेंस रेशियो क्या हुई? चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, चेंज इन प्रोडक्टिविटी एंड चेंज इन प्राइस रिकवरी। ये परफॉर्मेंस रेशियोज एंड डिफरेंट होती है। स्टेप्स, स्टेप 1 कंप्यूट रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA कहा जाता है। ये जब हमें क्विक
प्रोडक्टिविटी अप्रेजल की बात करें तो उसका स्टेप 1 क्या है कि कंप्यूट रिटर्न ऑन एसेट्स ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स स्टैंड्स फॉर ROA फॉर द पास्ट पीरियड ईयर क्वार्टर मंथ एज नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स। आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टर पे भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं, टोटल एसेट्स पे प्रॉफिट किया हुआ। स्टेप 2 डिटरमिन दी ट्रेंड और रिटर्न ऑन दी एसेट्स। कि स्टेप 2 पहले पे तो आपने रिटर्न ऑन एसेट्स निकाला और स्टेप 2 में जाके आपने डिटरमिन दी ट्रेंड ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स कि रिटर्न और एसेट्स पे ट्रेंड है क्या, पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, न्यूट्रल ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड एमर्ज हो रहा है। स्टेप 3 if ROA is decreasing or constant compute primary profitability ratio। मैं इसको कहता हूँ अगर ROA नेगेटिव वैल्यू पे आ रहा है या कांस्टेंट है तो फिर उस केस में कंप्यूट प्राइमरी प्रॉफिटेबिलिटी इनिशियल प्राइमरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे चले जाएं। नेट प्रॉफिट हो गया, नेट सेल्स हो गया एक तरीका इसका। दूसरा तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स हो गई। तीसरा तरीका है इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हो गई। चौथा है इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हो गई। ये डिफरेंट मेथड्स हैं उसके। कंप्यूट सेकेंडरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसके बाद सेकेंडरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थी। ये इसके डिफरेंट फार्मूलाज दिए हैं एज शोन इन व्यू फाइल, ग्राफ फाइल में हमने स्लाइड पे नजर है। वैसे टोटल एसेट टर्नओवर है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर है, फिर उसका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर है, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर है, फिर उसके बाद हमने ट्रेंड्स जो हैं डिटरमिन किए, डिटरमिन दी ट्रेंड्स, और उसके बाद डिटरमिन दी परफॉर्म दी स्टेप 6, पिछला स्टेप 6 परफॉर्म करेंगे जो आगे आएगा। इफ ROA ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, अगर वो ROA जो है रेट ऑन रिटर्न ऑन एसेट्स जो है इंक्रीज हो रहा है, वो तो था ना न्यूट्रल या नेगेटिव हो उस केस में, कंप्यूट ग्रोथ रेट GR को करें रिटर्न रेट एसेट्स ROA पे। GR स्टैंड्स ROA प्रेजेंट माइनस ROA प्रोसीडिंग्स और ROA प्रोसीडिंग्स इंटू 100% निकालने के लिए वो हो जाएगा। अगला स्टेप है दैट इज दी कंप्यूट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेशियोज। टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वैल्यू एडेड हो गया डिवाइडेड बाय लेबर प्लस कैपिटल इनपुट्स हो गया, और लेबर प्रोडक्टिविटी होगी वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वर्क माइनस आवर्स वर्कड। तीसरा हो गया वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। फोर्थ हो गया वैल्यू एडेड सैलरीज एंड वेजेस डिवाइडेड बाय वेजेस। स्टेप्स इन कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल, CPA के जो स्टेप्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, दिस एज शोन ऑन दी स्लाइड। स्टेप 1 इज कंप्यूट एंड डिटरमिन ट्रेंड्स ऑन रेट ऑन एसेट्स 1 इज ट्रेंड इंक्रीजिंग सॉल्विंग। वही जो बात हमने की है वही उसी बात को इन्होंने ग्राफिकली थोड़ा रिप्रेजेंट किया स्लाइड में कि डिफरेंट तरीके से आपने किस तरह स्टेप वाइज जाना है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी में एक वैल्यू एडेड ऑब्लिक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स डिवाइड हो जाएंगे। दूसरे तरीके में दूसरी ऑप्शन में वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय टेंजिबल एंड फाइनेंशियल कैपिटल हो जाएगा। तीसरे तरीके में वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे। चौथे तरीके में वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, और पांचवें तरीके में वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट वगैरह आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम उसके ट्रेंड डिटरमिन करेंगे और उनको लेके चलेंगे आगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेशियोज जो हैं वो किस तरह आएंगी। लेबर प्रोडक्टिविटी को देकर हम देखें बाय टाइप ऑफ वर्कर, पहले तो वर्कर की टाइप के लिहाज से हम देखेंगे। वैल्यू एडेड वो हमने किया, वैल्यू एडेड नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स आ गए, ये हमने टाइप ऑफ वर्कर के लिहाज से देखा। फिर बाय शिफ्ट भी देखा जा सकता है कि वर्कर्स की जैसे 24 आवर्स किसी इंडस्ट्री में या किसी जगह का मैन्युफैक्चरिंग में काम होता है तो 3 शिफ्ट्स बना देते हैं वो लोग, तो बाय शिफ्ट में वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन फर्स्ट शिफ्ट। तीसरा तरीका एक और मेथड है इसमें, बाय फंक्शनल एरिया वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय सैलरीज एंड वेजेस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। यह फंक्शनल एरिया के लिहाज से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको क्वालिटेटिव असेसमेंट के तौर पे देखें तो रेट ऑन एसेट्स जो है 1 2 3 4 5 डिफरेंट आ गया, ये पॉजिटिव जाएगा। और दूसरा जो है अगर दूसरे तरीके से देखें तो वो एक ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड भी आ रहा है उसमें। द एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स
फाइनेंशियल डाटा फॉर दी पास्ट 5 years रिटर्न ऑन एसेट्स हैज इंक्रीज्ड, ये जो है रिटर्न ऑन एसेट्स पिछले 5 साल में इंक्रीज की तरफ आया, एंड पे जो ट्रेंड है. इट इज नेसेसरी टू कंप्यूट द ग्रोथ रेट, जो GR है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ रेट, ROA इज द रेट ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स. It is necessary to compute the growth rate in order to determine which type of ratios to calculate first, profitability or productivity. Profitability हम calculate करेंगे या productivity. The growth rate is decreasing, which means that profitability ratios should be considered first. अगर तो growth rate decrease हो रहा हो तो फिर profitability ratios पहले उसको लिया जाता है, उसको पहले calculate किया जाता है. Whenever the basic ratio, that is return on assets, or its growth rate is decreasing or constant, profitability must be computed prior to productivity analysis. Productivity analysis पहले उसको देखा जाना चाहिए. Breakdown for analysis: net profit to net sales is broken down into cost of goods sold ratio, operating expense to sales, and interest expense to sales. इनकी ratios को ले लिया जाता है. Total assets turnover is broken down into accounts receivable, inventory, fixed assets. ये different forms हैं जिसमें total account को ले लिया जाता है और उसको उसके लिहाज से देखा जाता है. If assets turnover is decreasing, it will lead to a drop in return on assets पे. If this happens, breakdown must be made of different assets comprising total assets and turnovers. फिर उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल देखे जाते हैं, फिर इन्वेंट्री देखी जाती है और फिर फिक्स एसेट्स को रिव्यू किया जाता है. अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन अकाउंट्स रिसीवेबल, जब रिसीवेबल अकाउंट्स में डिक्रीजिंग ट्रेंड आता है, टर्नओवर मे बी ड्यू टू द क्रेडिट एंड कलेक्शन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो टर्नओवर है वो क्रेडिट और कलेक्शन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है. फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स, it can be inferred that decline in return on assets trend may be due to either cost or assets turn or both. दोनों की तरफ से भी हो, वजह से भी हो सकता है. We were talking about the industry performance appraisal. An external industry performance appraisal can be made by analyzing the same indices for an individual enterprise. एक individual enterprise के लिए उन्हीं indices को देखा जा सकता है. और दी सम ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइज, और उनके सारे सम को देखा जा सकता है. असेसमेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. इंडस्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के असेसमेंट्स को देख सकते हैं. इंटरफर्म कंपैरिजन, IFC कहते हैं इसको, यूजुअली डन बाय एन एक्सटर्नल फर्म और कंसल्टेंट. जो इंटर फर्म होता है कंपैरिजन, ये अमूमन एक्सटर्नल कंसल्टेंट या फर्म को करते हैं ताकि उससे वो सारी चीज़ें, सारी अनबाइस्ड ओपिनियन जो है वो सामने आ जाती है. इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कास्ट. ये IFC है, ये क्या है? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कास्ट. कास्ट का इंफॉर्मेशन चेंज होती है. परफॉर्मेंस की चेंज होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, और एफिशिएंसी वगैरह उसमें ऐड होती हैं. Organizations engage in IFC in order to improve their productivity and profitability. For example, competitive analysis में let's say एक इंडस्ट्री है, अपीरल सेक्टर की है, गवर्नमेंट्स की है, दूसरी भी है, एक ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, प्रोडक्ट भी सेम है, नंबर ऑफ लेबर भी सेम है, फैसिलिटीज़ भी सेम है. तो बाज़ लोग उसको IFC कराते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन कराते हैं थ्रू इम्पार्शल या आउटसाइडर कंसल्टेंट, सो दैट एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी कहते हैं इसको, ताकि वो अपनी वीक एरियाज को इंडिकेट कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी इनहांस कर सके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFC: शो द मैनेजमेंट हाउ इट्स फर्म इज परफॉर्मेंस कंपेयर्स विद दैट ऑफ सिमिलर फर्म्स. IFC के ऑब्जेक्टिव्स पे बात हो रही है. पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने कहा है कि जो जिस फर्म का किया जा रहा है कि इसकी सिमिलर फैशन, सिमिलर मैग्नीट्यूड, सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री से इनका कंपैरिजन किया जाता है. सेकेंडली, it is to draw management's attention to areas of comparative weakness and strength within the business. जो आपके पास somewhat it's a SWOT analysis also for that particular industry, कि उसकी strength क्या हैं, उसकी weaknesses क्या हैं, उसकी opportunities क्या हैं, उसके threats क्या हैं. तो वो strength weaknesses वगैरह भी as compared to the sister organization वो करती हैं.
to give management an objective basis for judging progress and effectiveness. Progress और effectiveness judge करने के लिए एक objective basis दे दिए जाते हैं. It's a powerful tool for comparative performance analysis. Comparative performance analysis के लिए ये एक powerful tool है and usually uses the same stat as conventional productivity measurement. ये उसी तरह किया जाता है जिस तरह productivity measurement के tool से होती है ये. Productivity analysis के problems क्या हैं? Problems of productivity analysis उस पर बात करेंगे हम. The problems and difficulties of productivity analysis fall into two main categories. दो main different categories में इसके problems या difficulties को categorize किया गया है. Number one is techniques of productivity measurement, जो कि पहले productivity measurement की टेक्निक के लिहाज से क्या उसमें problems आ रही हैं. When is it is the concern with the organization, उस particular organization से concerned होती है ये. Secondly, no single universal measurement of productivity. Productivity की measurement का single uniform universal formula कोई नहीं है. It varies from case to case. Diverse business, different goals and objectives. Obviously, diversity business base बहुत ज़्यादा है, versatile हैं, उसमें uniqueness नहीं है. वो every business is a different business than others. उनके different objectives हैं, different उनके goals हैं, goal setting है और different उनकी business VN है, statements हैं और different short term, long term उनके objectives हैं. So they are not on similar page. The most common problem which the designers of particular productivity measurement system should take into consideration are, जो productivity measurement system वाले designer को जो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए उनमें है how to combine different type of input into one acceptable denominator. Different type of input होते हैं जिसमें labor भी है, infrastructure भी है, energy भी है, impromptu cost भी है, यूनिक रॉ मटेरियल भी है, ऑर्डनरी रॉ मटेरियल भी है. तो उनको एक कॉमन पेज पे कैसे लाया जाए. सेकंड, हाउ टू डील विद क्वालिटेटिव चेंजेस इन इनपुट और आउटपुट ओवर टाइम. जो उसमें क्वालिटी का एस्पेक्ट आ गया ओवर अ टाइम, प्रोडक्ट में, ब्रांड में मैच्योरिटी आ गया, उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे मेजर किया जाए, कैसे उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में लाया जाए. हाउ टू कीप इनपुट एंड आउटपुट मेजरमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आउटपुट और इनपुट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती हैं जब वंस वी आर टेकिंग टू अकाउंट बोथ दी थिंग्स. इसकी नाउ वी कमिंग ओवर टू दी एग्जांपल्स. इसकी मेजरमेंट में क्या क्या एग्जांपल्स हैं. इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी के एग्जांपल्स डिफरेंट शेयर करने लगे हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. Number one example is an example of incorrect measurement would be if hospital managers consider productivity to be bad days used per patient year. The incorrect measurement should be weighted number of patients treated, where the weighting represents the seriousness of the illness. Right? अभी हॉस्पिटल में कितने दिन कौन से मरीज रहे, उनकी क्या आउटपुट रही, तो इसके डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे. इसकी एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं हो सकती. इट हैज टू बी, इट्स अ डिफरेंट. इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ इनपुट्स डिफरेंट होंगे. Some organization focus all their attention on the productivity of one particular section. जब एक particular section पे focus हो जाए, जैसे human productivity है, labor productivity है, energy productivity है, finance productivity है, तो उस पे उसको define किया जाता है. Another mistake especially in public officers, जो कि public या government sector offices हैं, उनमें जो common mistake है is when managers confuse activities, output and results. Managers हैं activities, आउटपुट और रिजल्ट को कंफ्यूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम एन इनकरेक्ट मेजर वुड बी द नंबर ऑफ पीपल ट्रेन्ड. द करेक्ट वन हु वुड बी द नंबर ऑफ ट्रेनीज हु वर प्लेस्ड इन जॉब्स और हु इम्प्रूव्ड देयर परफॉर्मेंस. ये कहीं से नहीं आएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, जॉब्स में कितने थे. ट्रेनीज क्या आ जाएगी कि जी उन्होंने इसको इम्प्रूव कर लिया. कॉम्प्लिकेशंस. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सम सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम कॉम्प्लिकेट मेजरमेंट्स. कुछ मेजरमेंट्स को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं. Among these are major changes in plant facilities. जो plant facilities में let's say technology use हो गई, पुरानी मशीनों की जगह CNC machines use हो गई. Wages rate, material cost, product prices are even in the accounting practices. Purchase of more fabricated components ज़्यादा fabricated आने शुरू हो गए. Addition of more automated equipment, जो मैंने बात शुरू में एग्जाम्पल दी, लाइक CNC मशीन आ गई, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स आ गई.
इंक्रीज इन मशीन स्पीड विदाउट एडिशनल लेबर, एडिशनल लेबर के बगैर मशीन स्पीड इंक्रीज होगी इटसेल्फ। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का बेटर यूज आ गया, लेटेस्ट मॉडल्स आ गए, बेहतर उसके आउटपुट वाली चीजें आ गई। चेंज इन आउटपुट विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड विद द ओल्ड मेजर, वो आउटपुट चेंज जो पुराने मेजरमेंट मेथड के तहत कवर नहीं होता, उसके डोमेन में नहीं आता, तो इससे थोड़ी एग्जैक्ट या समवट क्लोजर अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। साउंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम, here are few important characteristics of a sound productivity measure system। जो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम साउंड होगा, थोड़ा रिलायबल होगा, क्रेडिबल होगा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिस्ट हो रहे हैं, which would help to avoid above mentioned problems and mistakes। जो हमने पिछली कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स शेयर की हैं वो इससे अवॉइड होंगी। नंबर 1, प्रोवाइड सिंपल एंड अनएम्बिगुअस सिग्नल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट और क्वालिटी। यानी सिंपल एंड अनएम्बिगुअस सिग्नल जो प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्वालिटी के लिए होगा। ब्रेक डाउन चेंज इनटू प्रॉफिट इनटू रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच सोर्स रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, यानी चेंज इन प्रॉफिट के लिहाज से ब्रेक डाउन दे दें लेबर, कैपिटल, मटेरियल्स और एनर्जी पे। थर्ड इज ब्रेक डाउन द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट चेंज फ्रॉम ईच रिसोर्स इनटू प्रोडक्टिविटी, हर रिसोर्स से जो प्रोडक्टिविटी की कंट्रीब्यूशन उसको लें इन टर्म्स एंड प्राइस रिकवरी टर्म्स। दिस विल आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ डिस्पैरेट चेंज इन द प्रोडक्टिविटी वीजा विज रिसोर्स प्राइस के दरमियान चेंज को होगा। रिसोर्सेज एज अ परसेंटेज कॉस्ट, रिसोर्स को एज ए परसेंटेज कॉस्ट के तौर पे लिया जाए। अमाउंट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द कंपोनेंट रिसोर्स एज ए प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट इन सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट आर मेजर कंसर्न। जब भी प्रोडक्टिविटी मेजर की जाएगी तो फिजिबिलिटी और कॉस्ट आर दी मेजर कंसर्न, ये दो मेजर कंसर्न्स हैं। यूज द प्राइस रिकवरी टर्म टू एवेलुएट वेदर द प्रोडक्टिविटी लॉस और गेन फॉर अ गिवन रिसोर्स इज अप्रोप्रिएट, क्या वो अप्रोप्रिएट है गिवन रिसोर्स के लिए। ट्रांसफॉर्म द अबव मेजर्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी इनटू कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, change in cost per unit output and change in performance index number, that is productivity index number को फोकस किया जाए। Provide consistent signals, consistent signal देने चाहिए for the profit improvement regardless of the units in which the measure is expressed। किसी भी यूनिट पे एक्सप्रेस हो रही हो, consistent signal for profit improvement आने चाहिए प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट से, ये वो है। इम्प्लीमेंटिंग मेजरमेंट टेक्निक्स, जो मेजरमेंट टेक्निक्स है उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात होगी। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व करती है ये। मेकिंग द डिसीजन टू मेजर प्रोडक्टिविटी, पहले तो डिसीजन प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए बनाना चाहिए। सेकेंडली डिफाइनिंग द टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड द रिक्वायर्ड लेवल फॉर इंटरवेंशन, रिक्वायर्ड लेवल फॉर इंटरवेंशन डिफाइन होना चाहिए। थर्डली डिफाइनिंग द मेजरमेंट टाइम पीरियड, मेजरमेंट टाइम पीरियड को डिफाइन होना चाहिए। देन सिलेक्टिंग दी मेजरमेंट टेक्निक को भी देखना चाहिए, और फिर यूजिंग दी मेजरमेंट टेक्निक, उसको यूज करें, उसको पहले सिलेक्ट करें मेजरमेंट टेक्निक को और फिर उसको इफेक्टिवली यूज करें। टू चूज स्पेसिफिक मेजरमेंट टेक्निक नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी कंसीडर्ड। जब भी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट टेक्निक हम चूज करते हैं कि इसको हमने ये करना है, तो उसके जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं उनको भी इन व्यू रखने की जरूरत है, सो दैट द थिंग्स come in a correct shape. Purpose and audience, what the measurement is supposed to do and who all will use it. The commitment to measurement, पहले पर्पस क्या होगा उसकी मेजरमेंट का, फिर who all will use, उसकी कमिटमेंट क्या है मेजरमेंट की। The extent to which an organization sees productivity measurement as a critical part of its efforts to remain in competitive, उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी विलिंगनेस, उसकी टॉप मैनेजमेंट की, मिडिल मैनेजमेंट की कमिटमेंट की हम प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट करना चाहते हैं। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसके अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। द एक्सटेंड ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम, उनकी एक्सटेंड उसकी अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल जो उनकी कॉम्प्रिहेंशन है, हाउ टू डू इट। फेल टू डू एक अलग फैक्टर है, हाउ टू डू इट, लर्निंग जो टेक्निकल स्किल है वो भी आनी चाहिए उनको। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, उनको देखना चाहिए कि इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, सेंट्रलाइज करके कर रहे हैं, बायस तो नहीं है कहीं। द एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा है, उनमें मेजरमेंट टेक्निक शुड
कॉम्प्लीमेंट टू द एक्सटेंड ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट स्टाइल जो भी हो उसके साथ कंपेटेबल होनी चाहिए। आउटपुट वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, आउटपुट की वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट चेंज ओवर टाइम, उसकी किस तरह वो लेके जा रहे हैं। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वो कौन सी यूज कर रहे हैं। रेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वेयर इनपुट एंड आउटपुट मे वेरी कंसिडरेबली ओवर टाइम, इनपुट और आउटपुट कंसिडरेबली वेरी करेंगे टाइम के साथ। प्रोसेस साइकिल टाइम, उसका जो प्रोसेस साइकिल टाइम है। लेंथ ऑफ टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, कि उसमें पूरे टाइम की लेंथ ऑफ टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, उसमें पूरे प्रोसेस साइकिल टाइम को देखें। कंट्रोल एबिलिटी देखें, द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन मैनेज और कंट्रोल द इनपुट्स के, उसकी ये फैक्टर्स इन में रखें कि उनका कंट्रोल कितना मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्सेज एज ए परसेंटेज ऑफ कास्ट, इसको देखें। रिसोर्स एज ए परसेंटेज ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ कास्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द component resource as a proportion of total cost. In selecting a method of productivity measurement, feasibility and cost are major concern. Feasibility और cost जो हैं एक major concern के तौर पे देखे जाते हैं। Organizational productivity measurement problems में there are a number of potential sources of concern about sometimes even fear of productivity measurement both for the managers and the workers. ये एक myth है कि पीपल आर कॉन्शियस अबाउट, जिसको भी मेजर किया जाए, जिसको भी टेस्ट किया जाए, और मैनेजर्स की भी कॉम्प्रीहेंशन हैं, वर्कर्स भी कॉम्प्रीहेंशन हैं। आई थिंक दे शुड ओनली बी कैन बी डिल्यूटेड आर रिमूव्ड विद एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस यूज ऑफ मेजरमेंट, बाज़ दफ़ा रॉन्ग मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी या करेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इवन कैन बी मिस यूज्ड। द फियर ऑफ मैनी वर्कर्स दैट मैनेजर्स हु आर नॉट intimately involved in the work process will exaggerate or otherwise misinterpret the changes or the trends in measurement data। यानी irrelevant लोग जो हैं, जो उसमें डायरेक्टली प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं, वो कहीं मिस इंटरप्रेट करके डाटा, उनकी रैपो को, उनकी आउटपुट को, उनकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली शो ना करें। एक्सपोजर ऑफ इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस, जो इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस है उसका एक्सपोजर। सिंस मैनी वर्कर्स स्पेशली वाइट कॉलर आर नॉट श्योर वेयर दे स्टैंड विद देयर बॉस, कि वाइट कॉलर को नहीं पता वर्क परफॉर्मेंस के दरमियान के कहाँ खड़े हैं। अ मेजरमेंट सिस्टम दैट वुड क्लैरिफाई दिस सिचुएशन मे पोज अ थ्रेट, इससे भी एक हिडन अनअनाउंस्ड थ्रेट इमर्ज होता है। एडिशनल टाइम एंड रिपोर्टिंग डिमांड्स, जो एडिशनल टाइम और रिपोर्टिंग डिमांड्स इस पे होती है जब प्रोडक्टिविटी या उसके प्रोसेस के दौरान। अ फ्रीक्वेंटली स्टेटेड फियर ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इज दैट it will increase the paperwork and take too much time। लोग इससे तंग आ जाते हैं, प्रोसेस विद हेल्ड हो जाता है, उनके प्राइमरी टास्क से तवज्जो हटती है, सेकेंडरी टास्क प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का होता है, एंड दे फील ओवरलोडेड। रिडक्शन इन स्टाफ, ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन होती है कि इस मेजर करने से स्टाफ रिड्यूस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही ओवर एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को थिन करने का सोचा जाएगा, उससे बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाएंगे। There are obvious relationships between productivity and the staffing level, since one of the important benefits of productivity measurement is to maintain more rational staffing। ये वाकई प्रोडक्टिविटी का एक आउटकम होता है कि रैशनल, राइट जॉब, राइट पर्सन, राइट मैन, राइट रैशनल स्टाफिंग या लेबर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए। Therefore fears will be raised that the productivity data will be used as an excuse to cut staff। स्टाफ और वर्कर और द एम्प्लॉयज थिंक के इस बहाने से हमें गुड बाय कह दिया जाएगा, हमारा जॉब जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इन दिस केस देयर विल बी लिटिल कोऑपरेशन फ्रॉम वर्कर्स इन प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स, के वर्कर्स जो हैं वो एक अनविलिंग अप्रोच के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हाफ हार्टेडली करेंगे, जो कि ओरिजिनल पिक्चर सामने नहीं आती। रिडक्शन ऑफ ऑटोनॉमी, जब प्रोडक्टिविटी मेजर होती है, डिफरेंट उसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेस इमर्ज होती हैं, प्रॉब्लम्स, बॉटलनेक्स आते हैं, तो उससे कुछ लोग फील करते हैं कि मेरी ऑटोनॉमी, न्यूसेंस या मेरी अथॉरिटी भी चैलेंज होगी कुछ डिपार्टमेंट्स की। इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर्स डिफरेंट टर्म्स ऑफ देयर डिजायर फॉर ऑटोनॉमी, हर एक की अपनी अपनी लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर ऑटोनॉमी, लस्ट फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइटर मैनेजमेंट कंट्रोल्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में बी सीन एज ए कॉन्स्ट्रेन। पर्सनली लोग इसको फिर कहते हैं जी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हमारे गिर्द दायरा तंग किया जा रहा है।
Conclusion: many of the perceived threats are result of problems in organization that need to be understood and resolved. बहुत सारे threats ऐसे हैं जो कि अंडरस्टैंड करने चाहिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की करनी चाहिए और उसको नेगोशिएट करना चाहिए. मैनेजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज. मैनेजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज. चेंज मैनेजमेंट का इशू है, लोग रजिस्ट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तब ये एक्चुअल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट होगी. Now we are shifting towards the summary of the lecture. I'll be sharing with you whatever we have covered in the summary. First of all, we covered the quick productivity appraisal. यानी किसी भी फॉर्म इंटरप्राइज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी सिस्टम की, किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी सर्विस सेक्टर की, जब आप प्रोडक्टिविटी अप्रेजल करते हैं तो किस तरह करते हैं, ये हमने कवर किया. उसमें हमने एक अप्रोच यूज की, इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच. एक इंटीग्रेटेड इनबिल्ट ऑडिट अप्रोच पे डिटेल से हमने बात की. अच्छा, जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट में परफॉर्मेंस ऑडिट भी आ जाता है, कंपीटेटिव एनालिसिस भी आ जाता है, उनका ऑडिट जो है एज पर जेडीज जॉब डिस्क्रिप्शंस भी आ जाता है. ये सारे ऑडिट्स इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच से हमने कवर किया कि हाउ टू हम उसकी प्रोडक्टिविटी अप्रेजल्स कर सकते हैं. अच्छा, जो प्रोडक्टिविटी अप्रेजल है, इट्स नॉट अ वन डे जॉब. ये हमें हमेशा हर स्टेज पे आपको और मेरे ज़हन में होना चाहिए. इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चर. ये कल्चर का हिस्सा होता है, बिकॉज अगर ये कल्चर का हिस्सा ना बने तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम के जिम्मेदारान हैं, जो उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं, जो सीईओज हैं या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग वाले लोग हैं, कि वो किस तरह इसको लेके आगे चल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है. जस्ट एज ए स्टूडेंट मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी डिसीजन जो है, डिसीजन हमेशा स्लेव होता है फॉर द करेक्ट डाटा. जब तक आपका डाटा ठीक नहीं होगा, आपका डिसीजन ठीक नहीं होगा. जब आपका डिसीजन ठीक नहीं होगा तो उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे. जब रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे तो उसके आउटकम्स ठीक नहीं होंगे. जब उसके आउटकम्स ठीक नहीं होंगे, प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होगी. जब उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होगी तो एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं. सो एज ए स्टूडेंट, माई सेल्फ इज ऑल्सो स्टूडेंट, बट एज ए स्टूडेंट, एज एकेडमिया पर्सन, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज कि जब भी कोई बात हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे वो सोशल लाइफ की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, मतलब जो आपके डोमेन में, आपके ऑर्बिट में कोई भी चीज़ फॉल कर रही है, रिमेंबर वन थिंग कि उसका डाटा बहुत क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैं प्रोडक्टिविटी की बात करते करते थोड़ा पर्सनल लाइफ से, सेल्फ प्रोडक्टिविटी से आपसे अप्रेजल पे बात आज कर जाता हूँ. 90% हमारे केसेस, 99.9% केसेस, वी फाइट वी विल विद द पीपल अबाउट द न्यूज विच वी हैव नॉट हर्ड आवरसेल्फ. इसलिए अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बदगुमानी से मना किया. मसलन मैं आपको कह देता हूँ कि मुझे मेरे दोस्त आमर ने फॉर एग्जांपल बताया कि हसन आपको गाली दे रहा था. नो, वो तो डाटा ही गलत हो गया, इसलिए मना किया गया है सुनी सुनाई बात पे एतबार करना. बदगुमानी जनरेट हो गई. मैंने एक पर्सन ए के डाटा पे पर्सन बी के बात पे अमल कर लिया कि वो जी फलां पर्सन बी आपको गाली दे रहा था. उस डाटे पे अमल करते हुए मैंने एक अपने अंदर बदगुमानी पैदा कर ली. जब मैंने बदगुमानी, ये मैं एक चेन आपसे डिफाइन करूंगा, सिर्फ बदगुमानी पैदा कर ली. नेक्स्ट टाइम वो आया, मैंने उसे सीधे मुंह सलाम नहीं लिया. मेरी रिलेशनशिप डैमेज हो गई. रिलेशनशिप से हसद आ गया, हसद से बीच में ईवल आ गई, ईगो आ गई थी, शैतान आ गया. अभी अब मैं ईगोइस्टिक हो गया हूँ. ईगोइस्टिक होके आई हैव इंडल्ज्ड विद हिम इन दी बैड रिलेशनशिप्स. बैड रिलेशनशिप से मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी, सेल्फ प्रोडक्टिविटी, उसकी मेरी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सारी इफेक्ट हो गई. वो मेरा रिलेटिव था, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरे सारे लोग मुझसे नाराज हो गए. तो सेल्फ प्रोडक्टिविटी खराब होगी. सेल्फ प्रोडक्टिविटी खराब होगी तो आई स्टार्टेड रिमेनिंग इन प्रेशर. जब मैं प्रेशर में रहा, मैं एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ क्या, हाई बीपी के साथ ऑफिस विजिट किया, तो मेरी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होना शुरू हो गई. जब प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होना हुई, ऑफिस से वापस घर आया, आई जस्ट स्टार्ट फाइटिंग विद माई फैमिली मेंबर्स, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो मेरी एक एज ए होल, एज ए पैकेट, मेरी फैमिली लाइफ प्रोडक्टिविटी भी खराब होना शुरू हो गई. रिमेंबर दैट, जो मैं आप जिस तरफ आपको स्टेप वाइज लाना चाहता हूँ एज ह्यूमन बीइंग केस स्टडी के तौर पे, इंसानों के माशरे में जिस तरह मिलने के आदाब होते हैं, इस तरह बिछड़ने के भी आदाब होते हैं. तो प्रोडक्टिविटी, अगर इंसानों के माशरे में अगर एक इंसान की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाए तो रिमेंबर दैट सोशल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटायर चेन इज शिफ्टेड. ये ड्रिफ्ट हो जाती है नेगेटिव की तरफ.
ये मैंने आपको नेगेटिव सीन बताया, पॉजिटिव भी बता सकता हूं कि अगर आप किसी को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गुडनेस के रूट पे चलते हैं, उसको आसानियां देते हैं, कंफर्ट के रूट पे चलाते हैं, उसको बिल्टअप करते हैं। वाई वी से इन दी ऑल दी कॉर्पोरेट कल्चर में, वाई वी शेयर इन द एंटरप्रेन्योरशिप पे हम क्यों कहते हैं कि पुट मोर एम्फसिस बाय द लीडर्स ऑन दी बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम। आपने एचपीटी का कंसेप्ट सुना होगा। एचपीटी कहां से आई? एचपीटी का कंसेप्ट क्यों आया? बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम जो हम कहते हैं, इट स्टैंड फॉर एचपीटी, हाई परफॉर्मेंस टीम्स कहते हैं हम उनको। तो बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम जो लीडर्स को, मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को कहा गया, क्यों कहा गया? वो बेसिकली इसलिए कहा गया कि जब तक आपकी इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स या टीम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं हो सकती, पॉजिटिव तरफ नहीं जा सकती, और अल्टीमेटली उसकी अप्रेजल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नेगेटिव ही आएगी। जब उसकी अप्रेजल नेगेटिव आएगी, जब उसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, जब फीडबैक लूप में वो नेगेटिव आएगी, तो हो नहीं सकता कि आप गंदम काश्त करें और चने उसमें से काटें। यू विल गेट वॉट एवर यू डू दी एफर्ट फॉर। अल्लाह ताला आपको वही नवाजेंगे जिसकी आपने एफर्ट की। सो एज ए स्टूडेंट, एज एकेडमिया पर्सन और एज कलीग, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज कि हमें हमेशा हमेशा रब्बे जुल जलाल की कायनात में, इंसानों के इस माशरे में, प्रोफेशनल माशरे में, अपार्ट फ्राम अचीविंग आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी और प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी और सेल्फ प्रोडक्टिविटी, इंटरएक्टिव मैनेजमेंट पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, डिसेंसी पे और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट वाली चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। उससे आपका मुआशरा, आपका ऑफिस, आपकी टीम बिल्डिंग, आपकी पॉजिटिविटी हर लिहाज से एक पॉजिटिव स्कोर की तरफ जाएगी इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। जैसे मैंने आपने से अभी एग्जांपल शेयर की थोड़ी देर पहले, वो एक नेगेटिविटी प्रोडक्टिविटी की एग्जांपल शेयर कर रहा था कि एक ने दूसरे की गिबत की, वो नेगेटिव हो गया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हुई, घर में लड़ाई, बाहर लड़ाई, टेंशन, आउटपुट फोकस का वो नेगेटिविटी आ गई इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। सेम वे अगर हम एक दूसरे के इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ पॉजिटिविटी के एलिमेंट्स डालें तो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, एंड वी वुड बी द पीपल विद द इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी। ओके, जस्ट एज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपके ख्याल में जो 3 साल का बच्चा मेरे घर में खेल रहा है या आपके घर में खेल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? क्या व्हाट डू यू थिंक क्या होगी? ओके, आई टेल यू, उसकी प्रोडक्टिविटी यह है, वो बच्चा जो घर में नीचे फर्श के ऊपर खेलते हुए उस घर के जितने बर्तन और खिलौने तोड़े, दैट इज हिज प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ही इज अ हेल्दी बेबी। और हेल्दी बेबी ह्यूमन क्यूरियस है कि ह्यूमन बेबी हमेशा, जो बच्चा है वो एक नई चीज की तरफ जाता है, उसको नहीं पता इंपॉर्टेंस कि इस बर्तन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस गमले की क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉय की क्या इंपॉर्टेंस है। He'll just see everything and he'll break it out. He is breaking these things because he is on the higher shape of his productivity. टॉप पे है वो एक सेटिस्फाइड बच्चा है जो खेल रहा है। अल्लाह ना करे अगर वो बीमार हो तो बेड से नहीं नीचे उतरेगा, ना वो कुछ खाएगा, ना वो कुछ पिएगा, बेड पे रहेगा, एंड ही विल नॉट प्ले अराउंड। वो प्ले ही इसलिए कर रहा है कि इज अ हैप्पी सोल, वो एक खुशगवार मूड में खुशगवार बच्चा है, एंड ही इज वॉकिंग अराउंड, ही इज प्लेइंग अराउंड। ये उसकी प्रोडक्टिविटी अप्रेजल जो है उसको वो डिटरमिन करती है उसकी मदर, while looking at his face, by looking at his weight and by looking at his body language, वो क्या कर रहा है। उसकी इंटीग्रेटेड प्रोडक्टिविटी अप्रेजल जो है, इट्स अ लाइटर मोड। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, वो उसकी डायरेक्टली करती है, उसकी मदर करती है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि इंटीग्रेटेड प्रोडक्टिविटी ऑर्डर्ड अप्रोच जो हम अचीव करते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अपार्ट फ्रॉम दी कि एक दिन में किसी की परफॉर्मेंस क्या रही, किस सेक्शन ने क्या अचीव किया, वो एक बॉडी लैंग्वेज इंटरेक्टिव मैनेजमेंट भी है, क्योंकि टॉप लीडरशिप का बहुत ज्यादा काम है। और इधर से चूंकि एक बात शुरू हो गई, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें अप्रेजल्स की बात कर रहे हैं, तो अच्छी चीज एज अर्ली एज शेयर कर लेनी चाहिए कि मैं, आप और हम जिस कैपेसिटी में भी हैं, हमने उस प्रोडक्टिविटी की, पॉजिटिविटी की तरफ रोल प्ले करना है और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। कोई अगर बीच में से, एचपीटी यही है, हाई परफॉर्मेंस टीम यही है, अगर कोई मेंबर पीछे रह गया तो उसको आगे खींचे, अगर कोई आ गया तो उसको और पोटेंशियल करें। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपसे शेयर किया था कि स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में, किसी भी इंटरप्राइज में उस वक्त तक नहीं बेहतरी आ सकती जब तक वो सेल्फ एनालिसिस ना करें, स्वॉट एनालिसिस ना करें। मेरी में क्या कमी है, देखें जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं,
एज ए नेशन, एज ए कौम, एज ए इंडिविजुअल। आप जब मुझे मेरी गलतियां बताएं तो मैं माइंड करूं, जब मुझे मेरी अच्छाइयां कहें कि इसमें थोड़ी आप बेहतरी लाएं तो मैं फिर माइंड करूं। आई ओनली लाइक कि मेरी तारीफ हो, तो प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी। नार आई एम सिंसियर टू यू, नार यू आर सिंसियर टू मी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है चीज़ों की, चीज़ों में ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट उस वक्त आती है पहले मरहले में जब आप खुद ही में आते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, मन में आते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, मेरे थ्रेट्स क्या हैं। जो ईवल्स हैं दे आर माई थ्रेट्स, जो नेगेटिविटी है, हसद है, गीबत है, दे आर माई थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या है, टू लुक फॉरवर्ड, अल्लाह की प्यारी मखलूक, प्यारी जमीन, अपॉर्चुनिटी, स्काई इज द लिमिट, कि जो कुछ मैं करूं एक पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि मेरे साथ माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे साथ कायनात का अल्लाह रब्बे जुल जलाल का फजल है, मेरे साथ लोगों की दुआएं हैं। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी। मेरा थ्रेट, मेरे थ्रेट्स मैंने बता दी, ये अपॉर्चुनिटी है, ये दुआएं, ये एसेट है मेरा टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। तो और स्ट्रेंथ क्या है, एजुकेशन है, सेहत है, जिंदगी है, मोटिवेशन है, विल टू वर्क है। अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी क्या है इस वक्त, इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, तो दैट इज विल टू वर्क, विल टू एग्जीक्यूट हिज फुल पोटेंशियल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ विद द ह्यूमन बीइंग। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पूरा पोटेंशियल को इस्तेमाल ना करना कायनात में सबसे बड़ी नाशुक्री है। ये मैं इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी पे आ गया हूँ। अभी इंडिविजुअल से आप फैमिली प्रोडक्टिविटी पे इस तरह एवेल्युएट कर सकते हैं, फैमिली से आप कम्युनिटी पे आ सकते हैं, कम्युनिटी से आप नेशनल पे आ सकते हैं। ये तो हो गया उसका सोशल एंगल। अभी हम आते हैं प्रोफेशनल एंगल। प्रोफेशनल एंगल, जब तक सोशल एंगल उसका पूरा फेल नहीं होगा, प्रोफेशनल एंगल फेल नहीं हो सकता। दे बोथ आर इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मैनेजमेंट के साथ ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जब आपकी सेल्फ प्रोडक्टिविटी ठीक है, यू हैव अ हैप्पी फेस फ्रॉम होम, यू आर हैप्पी मैनेजर। हैप्पी मैनेजर इंटरैक्ट विद अ स्माइल, हैप्पी मैनेजर वांट्स टू डू बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको कहा गया है आप उसे एक स्टेप आगे करना शुरू कर देते हैं, आप उसे एक स्टेप बेहतर करना चाहते हैं, दैट इज अ बेटर स्टेप। और जो आपके दायरा इख्तियार में नहीं आता, आप उससे एक स्टेप पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो हैप्पी मैनेजर ऑलवेज ट्राइज टू परफॉर्म हैप्पीली। तो हैप्पी मैनेजर जब कोई भी हो, मैनेजर मैं मिडिल मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं हैप्पी इंडिविजुअल कह देता हूँ, तो उसने अपनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर दी। सो क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल में हमने कवर किया था, ऐसी प्रोडक्टिविटी की बात आ गई और दूसरी चीजें इंटरलिंक्ड हैं सिंस। तो आई वांटेड टू गिव पुट अक्रॉस द मैसेज कि प्रोडक्टिविटी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, और सेल्फ से डोमेन एंड ऑर्बिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो इस लेक्चर में पहले हमने इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच कवर की प्रोडक्टिविटी अप्रेजल्स में, फिर उसके बाद हमने इट इंक्लूड्स डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कवरिंग अ होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने कवर किया। प्रोडक्टिविटी अप्रेजल के लिए एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया, ऐसा इंप्लीमेंट किया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी की पिक्चर सामने आई। उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़े, फ्यू स्टेप्स इन दी कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको सीपीए कहा जाता है कि व्हाट इज दी कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़े, उनको शेयर किया कि जी क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरह उन पे अमल कर सकते हैं हम और किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवेलुएट की कि प्रोडक्टिविटी एनालिसिस की जहां पॉजिटिविटी है उसमें कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस हैं, वो आपसे शेयर किए इस लेक्चर में कि प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर देयर वर फ्यू मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के मुतालिक लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी, मिस मेजरमेंट सी, उसको हमने देखा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के मुतालिक लोगों की। और फिर एंड पे लास्ट पे हमने आपसे शेयर किया कि साउंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम क्या है, कि व्हाट इज साउंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम, इसके इंग्रेडिएंट्स पे हमने बात की। सो विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर कि हमने प्रोडक्टिविटी को कैसे डील किया। क्विक प्रोडक्टिविटी अप्रेजल को पहले लिया, उसमें इंटीग्रेटेड ऑडिट अप्रोच को लिया, उसके बाद हमने सीपीए स्टडी किया, स्टेप्स इन कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बात की। फिर हमने मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी फिर उसके बाद सीपीए के बाद हमने प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्टिविटी एनालिसिस लिंक की कि प्रोडक्टिविटी एनालिसिस में प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर हमने मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट पे बात की कि प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या हैं, उस पर तफसील से बात हुई। फिर साउंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम पे हमने बात की। With this, we end the lecture 10. Or now I should just share with you
वन ऑफ द मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो जनरली एट द एंड ऑफ द लेक्चर में शेयर करता हूँ. दिस स्लाइड सेज हैप्पीनेस रिजाइड्स नॉट इन पोजेशंस एंड नॉट इन गोल्ड, हैप्पीनेस डिवेल्स इन द सोल. हैप्पीनेस जो है ये प्रॉपर्टी में, आपकी बिलोंगिंग्स में, आपके स्टेटस में, आपके घरों पे, आपके गाड़ियों के मॉडल्स में नहीं है, ना ये गोल्ड में है, डायमंड्स में है. हैप्पीनेस डिवेल्स इन द सोल, ये रूह का हिस्सा है. आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. खुशी दिल की खुशी होती है, खुशी रूह की खुशी होती है, खुशी रियलिस्टिक खुशी होती है. बिलीव यू मी, आपने देखा होगा जितनी खुशी किसी नीडी पर्सन को लिफ्ट दे के आपको होगी, मेरा ख्याल है उस दिन आपको किसी ह्यूज अमाउंट में 5-6 हज़ार रुपये का खाना खा के या बड़ी पार्टी अटेंड करके नहीं होगी. जो खुशी आपको थोड़ी किसी के साथ किसी को आप एक मुस्कुराहट देने से अल्लाह नसीब करते हैं, शायद किसी और एफर्ट से वो खुशी नसीब ना हो. सो हैप्पीनेस, वंस यू आर काज टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फेस ऑफ अदर्स, जब आप चाहते हैं कि लोगों के चेहरों पे खुशी आए, जब आप समझते हैं कि मैं सोर्स ऑफ कंफर्ट हूँ लोगों के लिए, जब आप पसंद करें कि मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूं, तो अल्लाह ताला उसको एक अच्छी खुशी और अच्छी चीज़ का जरिया बना देते हैं. हैप्पीनेस उस वक्त कटेल होती है, ये सैडनेस उस वक्त उसमें कन्वर्ट होती है नेगेटिविटी में, जब हम लोगों से जेलस होते हैं, लोगों से हसद करते हैं, लोगों के साथ कंपटीशन में इंडल्ज होते हैं. अगर हम कायनात में किसी को याद रखें, मैं लास्ट टाइम भी आपसे एक लेक्चर में शेयर किया था कि अल्लाह पाक की, रब्बे जुल जलाल की, मेरे नज़दीक, दिस माई पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इससे डिफर भी कर सकते हैं, कि रब्बे जुल जलाल की कायनात में सबसे बड़ी नाशुक्री ये है कि अपना पूरा पोटेंशियल आइडेंटिफाई ना करना और पूरे पोटेंशियल के साथ इंसानियत की खिदमत ना करना. दिस इज़ द बिगेस्ट नाशुक्री. और बिगेस्ट शुक्र क्या है कि हम जो दी हुई नेमतें हैं, जो दी हुई उसकी बेनिफिट्स हैं, जो दी हुई उसकी ब्लेसिंग्स हैं, उसके शुक्रगुजार कर बैने का, उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करके फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, पीपल, और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए पॉजिटिविटी के साथ एज ए गुड सोर्स ऑफ कंफर्ट. तो वो मैं अक्सर लोगों से एक बात करता हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ, जैसे सारा वर्ड यूज होता है SARA, शॉक. आपको कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम देखते हैं या आपको टारगेट नया या टास्क मिलता है, आप शॉक में आते हैं, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं, यू एक्सेप्ट दैट टास्क. Initially you are shocked or surprised, then you accept, it is SARA, then you react on that, कि आप उस पे रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, एंड देन another is then you accept and perform with a smile, फिर आप उसको एक स्माइल के साथ परफॉर्म करते हैं. So I would urge कि हम अपने अंदर हसद ला के, हम अपने अंदर गैर ज़रूरी लोगों के लिए जेलसी ला के इसकी दो तरह से नाशुक्री करें. एक तो OEM जो है, मेरे रब्बे जुल जलाल अल्लाह वाहदहू ला शरीक के दिए हुए सिस्टम को हम डाउट करते हैं, हम हसद करके ये प्रूव करते हैं कि पता नहीं उसको अल्लाह ने क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया. भाई वंस वी केम इन दिस वर्ल्ड, हमारा रिस्क, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी इज्जत वगैरह लिखी जा चुकी है. तो मेरे बुरा सोचने से बुरा नहीं होगा और अच्छा सोचने से बढ़ नहीं जाएगा. यस, मैं अल्लाह ताला से इस तरह दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह जो कुछ उसको दिया तेरा शुक्रिया, उसके मुताबिक तो रब्बे कायनात है, तो हर चीज़ पे कादिर है, तो मुझे भी दे सकता है, मुझे भी इनायत कर. हमेशा वो लोग लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं जो बाकियों से हसद कम करते हैं, बाकियों के लिए नफरत, नेगेटिव और मनफी सोच कम रखते हैं, और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी में लोगों की हेल्प करने के लिए एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं. तो जब इंसान पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ता है तो लाइक अ फोटन ऑफ एनर्जी, उसकी सेल्फ प्रोडक्टिविटी, उसकी ऑफिस प्रोडक्टिविटी, उसकी कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और उसकी प्रोडक्टिविटी के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इम्प्रूव हो जाते हैं. जब ये सारे एलिमेंट्स, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है. तो रब्बे जुल जलाल अपने फरिश्तों के ज़रिए, अपनी बरकत के ज़रिए कहते हैं कि ये मेरा एक अच्छा बंदा है जो पॉजिटिव माइंड के साथ मेरे कबीले को, मेरी इंसानियत को, मेरे जानवरों को, मेरे जमात, नबातात, हवानात और अबव ऑल अशरफुल मखलूकात ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक अच्छी नीयत के साथ अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डाल देते हैं. जो लोग, जो हम नेगेटिविटी लाते हैं, हसद लाते हैं, बदगुमानी रखते हैं, लोगों की नेगेटिविटीज या नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, ये बेसिकली हम उसका नुकसान नहीं कर रहे होते, हमने अपने आप को स्टेट ऑफ सेल्फ पनिशमेंट में डाला होता है. तो वंस यू पुट योर सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ पनिशमेंट,
तो आपकी सेल्फ प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। जब आपकी सेल्फ प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई तो आपकी कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, फैमिली प्रोडक्टिविटी, एज ए होल, एज ए यूनिट, आपकी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी, आपके डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी सारी इफेक्ट होती हैं। तो जब आपकी सारी की सारी ये प्रोडक्टिविटीज इफेक्ट होना शुरू हो जाएं तो आई थिंक यू आर अ डाउटफुल केस। एजुकेटेड पर्सन के लिए तो यही पनिशमेंट काफ़ी है कि नंबर 1 अपना वो फैकल्टीज को नेगेटिवली यूज कर ले, और नंबर 2 ही इज वेस्टिंग हिज द मोस्ट कॉस्टली एसेट, दैट इज टाइम एंड लाइफ। तो जब आप किसी के लिए लाइफ वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक इट ब्रिंग्स नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी का कभी भी सही रिजल्ट नहीं आता। मैं आपसे शेयर करता हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है, उसकी समरी आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर किसी ने रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी सदका किया, तो उसकी निस्बत जिस बंदे ने साफ नीयत के साथ अल्लाह की राह में खजूर का सदका किया, वो ज़्यादा काबिल कबूल है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी एक में कवर किया था, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वंस यू स्टार्ट, बेशक अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। जब हमने साफ नीयत के साथ अल्लाह की मखलूक की हेल्प करना शुरू कर दी, सोचा कि ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा लोग को अवेयरनेस हो, किसी के साथ नेगेटिविटी ना करें, बुरा ना सोचें, अच्छा सोचें, नॉन वायलेंस हो, पॉजिटिविटी के साथ बात करें, तो बिलीव यू मी, हमने जिस तरह का अल्लाह से गुमान रखेंगे उस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरह का वो गुमान रखता है। तो जैसा गुमान रखेंगे उसके मुताबिक उस पॉजिटिविटी के साथ इंशाल्लाह मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम नेगेटिव प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्फ प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं कंडक्ट के साथ, तो आई स्ट्रांगली बिलीव गलत सोचते हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उसका ये नहीं हो सकता कि आप गंदम बोएं और चने निकलें, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो हमें एक अच्छी चीज़ ये दी गई है, मेडिटेशन की पावर, थॉट की पावर, इंसान को सोचने की पावर, पूरी फैकल्टीज दी गई हैं। और आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट, अल्लाह की रहमत से, कि जब अल्लाह की मदद मांग के हम उसकी फैकल्टीज को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो हो नहीं सकता कि हम उसको पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करें और हमारे रिजल्ट उस लेवल के ना आए। सो विद द पॉजिटिव थिंकिंग यू विल फाइंड अ पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन के साथ पॉजिटिव थाट्स आएंगे, पॉजिटिव थाट्स के साथ पॉजिटिव अमल एक्शन होगा, पॉजिटिव अमल के साथ पॉजिटिव आउटपुट होगा, और जब पॉजिटिव आउटपुट होगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इस बात हो रही थी हमारी पॉजिटिविटी की, तो पॉजिटिविटी के साथ जब अल्लाह की मखलूक के लिए बेहतरी के लिए हम सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमें बेहतरी रिजल्ट्स देंगे और बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। विद दिस मैसेज मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला खैरुन नास मन यनफान नास, आप में से सबसे बेहतर वो है, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है जिसका मफहूम है, आप में सबसे बेहतर इंसान वही है जो इंसानों के लिए अच्छा है। तो मेरा मैसेज ऑफ द डे है कि खुश रहें, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद रहें, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा रहें, उनका अदब दें। जब आप अच्छाई करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह ताला आपको अच्छाई से नवाजेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपके हमारे दिल की सारी दुआएं कबूल करे, कायनात में हमें सोए अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे, हमें अपने पेरेंट्स का मुअद्दब रहे और हमारे दिलों में, ख्वाहिशों में, रूह में, ज़िंदगी अपनी रूह के 10 पर्दों में जो दुआएं कब छुपी हुई हैं, मेरे रब इस घड़ी के सदे, इस लम्हे के सदके सबकी दुआएं कबूल कर ले और हमें एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत दे, सेल्फ, सोसाइटी की, अपनी और अपनी सबकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करने की हिम्मत दे और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट की दें। तो अपने आपके पेरेंट्स को मेरा खास सलाम, और अल्लाह आपका और मेरा हमेशा हामी और नासर हो और हमें इज़्ज़त दे, हमें तौफीक दे कि हम अच्छे काम परफॉर्म करें। विद दिस वी एंड द लेक्चर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।